हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट्स, सभी एस्पिरेंट्स का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में एक और वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले 18 अप्रैल 2022 को जो शिफ्ट 2 में मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए सीजीएल 2021 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करता है उन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट थीसिस पैटर्न सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी, पहले ही अटेम्प्ट यानी कि सीजीएल 2019 में एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ। मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1115 और सीजीएल 2019 में मेरे मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया था प्री में, और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और इससे पहले कि मैं क्लास आगे बढ़ाऊँ, ये सब लिंक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ आपसे कभी मिस ना हो। और एक बार कंटेंट से ज़रूर गो थ्रू होना। यहाँ पे आपको मैं फ्री मैथमेटिक्स कोर्स कराऊंगा, साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं 2019 और 2020 के, तो मैंने सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल के क्वेश्चन कराए हैं। पर 2021 से एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करता है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछता है, मैथ्स के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे, ठीक है। और अरिथमेटिक और एडवांस दोनों मैथमेटिक्स मैं आपको एसएससी के सभी एग्जाम्स को ओरिएंटेड करते हुए और मेनली सीजीएल के लिए आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट। और ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आपके सामने। कोई प्रिपरेशन गाइडेंस किसी को चाहिए हो, कुछ भी किसी को इंक्वायरी हो और कोई डाउट वगैरह हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये सब कंटेंट मैं अभी तक आपको करा चुका हूँ। ये सभी चैप्टर्स की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। एक बार चैनल से गो थ्रू हो जाना। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन में आपको बोला गया द एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू। देखो, पहली बात तो ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा चुका है। कब? ये क्वेश्चन 13 अप्रैल की शिफ्ट 2 में आया था। यहाँ पे उस टाइम आपको +3 दिया था, अब की बार +1 दिया है आपको। यहाँ पे कुछ नहीं आपको करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको गिवन हो, थीटा आप ऑप्शन में ना देख पाओ या फिर ऑप्शन में आपको थीटा ना दिखे, तो आपको कुछ नहीं करना, थीटा को 45 डिग्री पुट कर, ठीक है। तो आपने देखा cos 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2। 1/√2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 1/8। साइन 45 कितना, 1/√2। 1/√2 की पावर कितना, 6, तो 1/8 हो जाएगा, -1/4। और tan 45 1 होता है, cot 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे +1। तो आपने देखा ये कितना हो गया, 4। और 1/8 + 1/8 2/8 कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 को मैं माइनस करूँगा 1 से, तो -3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा 4 से 4 गया, -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। और थीटा 45 क्यों लिया, तो ये आप 13 अप्रैल शिफ्ट 2 की वीडियो में देख लेना। सीजीएल 2021 के क्वेश्चंस में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है रेलवे इंजन, एक रेलवे इंजन है जो पास करता है 2 ब्रिजेस को, जिनकी लेंथ जो है वो इतनी है, और इतने टाइम में वो जो है पास कर जाता है। आपको बोला है ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेलवे इंजन, आपको बताना है। देखो, आपको एक चीज़ पता है क्या, कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने मान लिया कि स्पीड ऑफ रेलवे इंजन, जो स्पीड ऑफ रेलवे इंजन है वो क्या आ जाएगी, आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको पता है कि जब भी ट्रेन का क्वेश्चन हो या ऐसा क्वेश्चन जिसमें कुछ लेंथ को पास करना होता हो, जैसे यहाँ ब्रिज है, उसकी कुछ लेंथ है, उसको पास करना है, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपके पास, रेलवे इंजन का क्वेश्चन हो, ट्रेन का क्वेश्चन हो, तो आपको पता है डिस्टेंस की जगह हम लोग क्या लेते हैं, आपको पता है डिस्टेंस की जगह हम लोग लेंथ लेते हैं। किस चीज़ की, जो चीज़ क्रॉस कर रही है, क्रॉस क्या कर रहा है, रेलवे इंजन, तो आपने लेंथ ऑफ रेलवे इंजन को L मान लिया, ठीक है। और जिस चीज़ को क्रॉस कर रहा है, किसको कर रहा है, ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, तो दोनों की लेंथ को ऐड करके डिवाइड कर देंगे टाइम से। टाइम कितना है, 100 सेकेंड, ठीक है। और फिर आपने देखा कि दूसरा ब्रिज जो है उसकी लेंथ कितनी है, 235। तो एक स्पीड रेलवे इंजन की ये भी आ जाएगी कि लेंथ ऑफ रेलवे इंजन प्लस 235, जो कि लेंथ ऑफ ब्रिज आ जाएगा। मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जगह हमको क्या लेना है, लेंथ लेनी है, ठीक है। तो आपने देखा 2 इक्वेशन आपस में इक्वल पुट कर दो, आपके पास लेंथ ऑफ रेलवे इंजन आ जाएगी। तो आपने देखा ये गया 3 पे और ये गया 5 पे। तो आपने देखा 5 × LRE, और 235 × 5 कितना होता है, 1175। और फिर आपने देखा 3 LRE, और यहाँ पे कितना, 400 × 3 कितना हो जाएगा आपका, 1200 हो जाएगा। तो ये 25 हो गया, ट्वाइस ऑफ
RE। तो आपसे यही पूछा है कि ट्वाइस द लेंथ ऑफ रेलवे इंजन, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई कि ट्वाइस द लेंथ ऑफ रेलवे इंजन की वैल्यू आपके पास कितनी है, 25 आपके पास वैल्यू जो है बिल्कुल सही है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से 13 अप्रैल का था, ये 12 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया और इस वाली शिफ्ट में काफ़ी क्वेश्चन कॉमन है जो 12 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछे जा चुके हैं। वहाँ पे एंगल ए की वैल्यू जो है वो आपको 98 गिवन थी, यहाँ पे 88 गिवन है, ठीक है। ट्रायंगल ABC है, AB और AC साइड को प्रोड्यूस किया गया D और E तक, और एंगल जो CBD है, ठीक है, मतलब एक्सटीरियर एंगल ऑफ B और एक्सटीरियर एंगल ऑफ C जो है, इनका बाइसेक्टर जो है एंगल का वो जाके मिलता है P पे। तो आपको पता है एंगल P की वैल्यू जो होती है वो क्या होता है 90 माइनस एंगल A/2, तो 90 माइनस 88/2 कितना 44, तो आपने देखा 46 डिग्री आ जाएगा, 90 में से 44 गए तो कितना होता है 46 डिग्री होता है, तो 46 डिग्री जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। सेम क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपसे 12 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था, ठीक है, 12 अप्रैल शिफ्ट 2 में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। आप लोग खुद से ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, खुद से ट्राई करना। यहाँ पे A की वैल्यू आपकी -1 आएगी, B की वैल्यू 1 आएगी और C की वैल्यू आपकी आ जाएगी -4/7, ठीक है। तो यहाँ पे जब 12 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा था तो A + B -7C की वैल्यू पूछी थी, यहाँ पे A - B -7C की वैल्यू पूछी है, 2 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो खुद से ट्राई कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है जोसेफ एक अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करता है, जो टोटल अमाउंट है वो कितनी इन्वेस्ट करता है 52,500 अपनी 2 बेटियों के नाम, जिनकी उम्र जो है वो कितनी है 15 साल और 16 साल, ठीक है। एक बेटी की उम्र कितनी है 15 साल, दूसरी बेटी की उम्र कितनी है 16 साल। इन सच अ वे दैट दे वुड गेट इक्वल अमाउंट्स व्हेन दे बिकम 18 ईयर्स ओल्ड। तो आपने देखा कि एक लड़की है 15 साल की, एक लड़की है 16 साल की। आपने देखा जब 18 साल की हो जाएंगी ना तब उनको इक्वल अमाउंट मिलेगा। तो आपने देखा 15 साल की जो लड़की है उसको 18 साल की होने में कितना टाइम लगेगा 3 साल, 16 साल की जो लड़की है उसको 18 साल की होने में कितना टाइम लगेगा 2 साल। आपको बोला है बैंक गिव्स 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। बैंक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट देता है 10%। आपको बताना है कि अमाउंट जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी यानी कि जो 15 साल की उसकी बेटी थी उसके नाम उसने कितनी अमाउंट जो है वो जमा करवाई, ठीक है। ये आपसे पूछा गया। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपने देखा रेट क्या है 10%, रेट आपको क्या गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट का 10%। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन हो तो आप सबसे पहले क्या करें, रेट को लिखें और रेट को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लें। 10% को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/10। अब आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट की वैल्यू आपकी 1/10 आ गई, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा आपका इंटरेस्ट, डिनोमिनेटर में क्या आएगा जिस पे इंटरेस्ट निकाला जाता है, निकाला किस पे जाता है प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल की वैल्यू 10, इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी 1, तो अमाउंट बाय प्रिंसिपल अगर मुझे लिखना हो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 11/10, ठीक है। क्योंकि अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना 10, 10 में 1 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 11, ये मेरा अमाउंट आ गया, ठीक है। उसके बाद अब आपने देखा एक बेटी उसकी 15 साल की, एक बेटी उसकी 16 साल की और 18 साल की होते ही उनको इक्वल अमाउंट मिल जाएगी। आपने देखा 15 साल की बेटी को 18 साल की होने में कितना टाइम लगेगा 3 साल, 16 साल की बेटी को 18 साल की होने में कितना टाइम लगेगा 2 साल। मतलब 15 साल की जो बेटी है उसके नाम जो उसने पैसे जमा कराए हैं वो 3 साल के लिए कराए हैं। 16 साल की जो उसकी बेटी है उसके नाम जो उसने पैसे जमा कराए हैं वो कितने साल के लिए कराए हैं 2 साल के लिए कराए हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि 15 साल की बेटी के नाम 3 साल पैसे जमा हुआ है, 16 साल की बेटी के नाम 2 साल के लिए पैसे जमा हुए। तो आपने देखा टाइम डिफरेंस, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा, उसको फ्रैक्शन में चेंज किया, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हमें पता लग गया, न्यूमरेटर इंटरेस्ट होगा, डिनोमिनेटर प्रिंसिपल, और अमाउंट बाय प्रिंसिपल हमने लिख लिया 11/10। उसके बाद हमने क्या देखना है, उसके बाद हमने देखना है कि कितने टाइम के लिए दोनों खातों में पैसे जमा हुए। एक 15 साल की जो बेटी है उसके 3 साल पैसे जमा हुए 3 साल के लिए, 16 साल की जो बेटी है उसके लिए 2 साल के लिए पैसे जमा हुए। तो आपने देखा दोनों का डिफरेंस कितना है 3 - 1, मतलब एक के लिए 3 साल के लिए पैसे जमा हुए, दूसरे के लिए 2 साल के लिए। तो दोनों का टाइम डिफरेंस देखना, आपने देखा कि दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है 1 साल। तो आपने देखा 11/10 की पावर कितना आ जाएगा 1, मतलब 11/10। मतलब अब आपको कुछ नहीं करना कि जो टोटल अमाउंट है 52,500 इसको 11/10 में डिवाइड कर दो, कुछ नहीं है 11:10 में आपको
52,500 को डिवाइड करना है। तो आपने देखा 11 और 10 टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 11 और 10 का टोटल कितना हो गया 21। 21 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500। अब आपको बताना है कि जो छोटी बेटी के नाम पैसे जमा थे, छोटी बेटी मतलब 15 साल की जो बेटी है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, क्या एक चीज़ आपने ये नोटिस की कि 15 साल की बेटी के नाम 3 साल के लिए पैसे जमा है, 16 साल की बेटी के नाम 16 साल के लिए बेटी है जो उसके नाम 2 साल के लिए पैसे जमा है। तो ये तो बट ऑब्वियस की बात है क्या कि जिसके पैसे ज़्यादा दिन के लिए सेव है उसकी कम अमाउंट सेव मतलब कम अमाउंट जमा करी होगी उसकी, और जिसके लिए कम पैसे हैं, सॉरी जो बेटी छोटी है मतलब जिसके लिए ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन है 3 साल जिसका है, तो उसको जो अमाउंट मिलेगी मतलब जो अमाउंट उसके नाम सेव होगी वो कम होगी, और जो बड़ी बेटी है या फिर जिसके लिए कम टाइम के लिए पैसा जमा है उसके नाम अमाउंट ज़्यादा सेव होगी, तभी जाके दोनों की अमाउंट जो है इक्वल हो जाएगी। मेरा बात कहने का ये मतलब है कि 15 साल की बेटी के लिए 3 साल पैसे जमा हुए, 16 साल की बेटी के लिए 2 साल। अगर मैं 15 साल की बेटी के लिए कम ना जमा करा के ज़्यादा जमा करा दूँ तो ऐसा कभी आ ही नहीं सकता टाइम के अगर मैंने 15 साल की बेटी जो है उसके लिए ज़्यादा अमाउंट जमा करा दी तो ऐसा तो कभी होगा नहीं ना कि 16 साल की बेटी के लिए कम अमाउंट जमा कराई और उनका वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगा। इक्वल तभी होगा जब छोटी बेटी के लिए आप कम अमाउंट जमा करवाओ क्योंकि उसके पास टाइम ज़्यादा है, और बड़ी बेटी के लिए आप ज़्यादा अमाउंट जमा कराओ क्योंकि उसके पास टाइम जो है छोटी बेटी से कम है, तभी जाके उनकी वैल्यू जो है उनकी जो अमाउंट है 18 साल की जब वो हो जाएंगी तब इक्वल होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि एक की वैल्यू कितनी आ गई 2500 आ गई, और कम वैल्यू कौन सी है 10 की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी 25,000। मतलब जो यंगर डॉटर है उसकी जो छोटी बेटी है उसके नाम 25,000 जमा है, और 11 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 27500 ये बड़ी बेटी के नाम पैसा जमा है, तभी जाके इसको 2 साल का इंटरेस्ट उतना मिल जाएगा जितना इसको 3 साल का मिलेगा, तभी जाके इनकी अमाउंट जो है वो सॉरी मतलब बात सिर्फ इतनी सी है कहने की कि ये जो 27,500 है ये बड़ी बेटी के नाम जमा है, तभी जाके 2 साल बाद इसकी जो अमाउंट होगी वो 25,000 की 3 साल के बाद जो अमाउंट होगी वो अमाउंट जाके इक्वल हो जाएगी। बस स्टेप क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, आपको उसका फ्रैक्शन निकालना है, उसके बाद आपको अमाउंट बाय प्रिंसिपल करना है, आपको टाइम ड्यूरेशन अमाउंट बाय प्रिंसिपल की टाइम ड्यूरेशन का जो डिफरेंस है वो पावर में लिख देना बस, और उसके बाद जो आया आपका अमाउंट बाय प्रिंसिपल उसमें आप डिवाइड कर दो पूरी मनी को जो कि 52,500 थी। आपको बोला है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब आपको पता है सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है, तो आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस अगर आपको दिया है बेस का तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया है यानी कि 2πr की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 62.8। फिर आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है πr² 8792। ठीक है, आपको बोला है कर्ड सरफेस एरिया आपको बताना है। कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr × h। बात इतनी सी है कि 2πr की आपको वैल्यू पता है, h की वैल्यू अगर आप पता कर लो तो आप मल्टीप्लाई करो हाइट को, आपका आंसर डायरेक्ट आएगा। सबसे पहले क्या करो, आपने क्या किया कि πr² h को यानी कि दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से आपने डिवाइड किया। ठीक है, तो आपने देखा पाई से पाई जा रहा है, r से एक r गया और यहाँ पे 2, मतलब RH जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास, पहले तो ये काट दो, ये 31.4 आ जाएगा, और 8792 को अगर मैं 31.4 से डिवाइड करूँ तो ये आपका 280 आ जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है जी, 8792। तो आपने देखा R की वैल्यू जो है R × H की वैल्यू जो है वो 280 हो गई आपके पास। अब आपको निकालना क्या है, आपको अगर हाइट पता लग जाए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो आप क्या करो R की वैल्यू जो है वो 280/h लिख लो और इसमें पुट कर दो। तो आपने देखा 2π की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू कितनी 280/h और 62.8 आ गया आपके पास। तो आपने देखा ये कितने पे गया 40 पे। तो हाइट की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी
अच्छा यहाँ पे तो 22/7 लेना ही नहीं है, यहाँ पे 3.14 लेना है, गलती है हमारी। ठीक है, तो ये जो है, अच्छा ये तो 20 पे गया, ये आपका 14 पे गया, तो हाइट की वैल्यू तो है 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो आपने देखा 2 पाई आर की वैल्यू कितनी 62.8, हाइट कितना 28, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 8 × 8 कितना होता है, 8 8 जा 64, तो यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, मतलब पॉइंट के आगे जो डिजिट है वो 4, यहाँ पे 6 है, पॉइंट के आगे डिजिट यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 जो है यहीं पे ही है, तो ये जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 1758.4 इज द करेक्ट आंसर। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस शिफ्ट में। ठीक है, आपको बोला है एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कौन से होते हैं कि 1 3 5 7 9, मतलब लगातार ऑड नंबर चलते चले जा रहे हैं, और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का हमेशा डिफरेंस जो है वो 2 का होता है। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 9 11 13 15 ये आपस में कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो मतलब जहाँ से भी शुरू हो जाए और फिर ऑड नंबर ही चलते रहें, और प्रॉपर 2 के गैप में ही। ठीक है, मतलब 9 के बाद जो ऑड नंबर आएगा, फिर 11 के बाद जो आएगा, फिर 13 के बाद जो आएगा, मतलब ऐसे। ठीक है, आपको बोला कि एवरेज आपको दिया है 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का, तो आपने देखा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने देखा नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब 8 नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो जब इवन नंबर ऑफ टर्म होता है तो उसका जो एवरेज होता है वो कितना होता है, 4th नंबर बाय 5th नंबर, 4th नंबर प्लस 5th नंबर बाय 2, तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास 28 होती है। अगर ऐसा हो जाता है यहाँ पे कि आपको बोलता है कि एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो ये जो 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होते हैं इनका जो मिडिल नंबर होता है कितना 4, तो 4 की वैल्यू जो है वो आपका जो एवरेज है उसकी वैल्यू हो जाती है, मतलब 4th नंबर जो है आपका वो 28 आ जाता है। अभी आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है कितनी 8, तो 8 जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो मिडल 2 का जो एवरेज होगा, सिर्फ ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्वेश्चन में दिया जाए, तो जब भी आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स गिवन की जाए, जैसे 7 कॉन्जिक्यूटिव आपको ऑड नंबर दे देता है या इवन या खाली कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे देता, अगर आपको 7 बोल देता है यहाँ पे, तो जो मिडल नंबर होता वो एवरेज के इक्वल हो जाता, मतलब मिडल नंबर की जो वैल्यू होती वो एवरेज आ जाती है आपकी। ठीक है, मतलब एवरेज जो है वो मिडल नंबर की वैल्यू आ जाती है। अब आपको 8 दिए हैं, मतलब आपको जो नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं वो कितनी दी हैं, इवन। इवन में क्या होता है कि बीच की जो 2 टर्म्स होती हैं उनको जोड़ के, मतलब उनका एवरेज ले लो आप, उनको जोड़ के बटे 2, यानी कि उनका एवरेज ले लो, उसकी वैल्यू जो है आपके पास 28 आ गई। तो ऐसा तभी पॉसिबल है कब, जब चौथा नंबर जो है वो 27 हो और 5वां नंबर जो है 29 हो। 27 और 29 को जोड़ेंगे 56 बटे 2 करेंगे 28, मतलब चौथा नंबर जो है आपके पास 27 आ गया, 5वां नंबर जो है आपके पास 29 आ गया। ठीक है, और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है तो आपने देखा ये भी नंबर ऑड, ये भी नंबर ऑड। फिर आपको बोला सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर, तो आपने देखा 27 से पहले क्या होगा, 25 से पहले क्या होगा, 23 से पहले क्या होगा, 21, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। 29 के बाद क्या होगा, 31 के बाद 33 के बाद 35, ये लार्जेस्ट नंबर, ये स्मॉलेस्ट, ऐड कर दो दोनों को 56 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम आप लोगों से पूछा जा चुका है 13 अप्रैल शिफ्ट 2 में। ठीक है, 13 अप्रैल की शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, उसमें आपसे CD की लेंथ पूछी थी। यहाँ पे आपको CD/4, सेम क्वेश्चन सेम इक्वेशन, तो उसमें हमने CD की लेंथ जो है 16/3 निकाल ली थी, इसमें CD/4 आपको बोला है, तो 4/3 जो है आपका आंसर आ जाएगा। खुद से ट्राई करना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है, AD जो एंगल बाइसेक्टर है एंगल BAC का, और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा के आप CD की वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन खुद से कर लेना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको बताना है, जब आप उस नंबर को 6 से 7 से 8 से डिवाइड करो, जब आपने उस नंबर को 6 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर जो है वो आपका कितना आ जाएगा, 4 5 और 6 रिस्पेक्टिवली। मतलब जब आप उसको 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 4, जब आप 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 5, जब आप 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा। तो आपने देखा जब नंबर को 6 से डिवाइड किया रिमाइंडर आ गया 4,
तो मतलब आपने देखा डिफरेंस कितना, 2 का, क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहे हैं आपकी बार ना अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, जब आपने 7 से डिवाइड किया, पहले क्या होता था, आपने 7 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया या 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू आती थी, रिमाइंडर जैसे 2 आ गया, तीनों से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ गया। अब की बार तीनों से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अलग अलग आ रहे हैं। क्या, 6 से डिवाइड करूँ तो 4, 7 से डिवाइड करूँ 5 और 8 से डिवाइड करूँ 6। ऐसा तभी होता है जब जो 6 और 4 मतलब 6 से डिवाइड करके 4 रिमाइंडर आया तो डिफरेंस कितना, 2। यहाँ पे भी आपका डिफरेंस 2 आएगा और यहाँ पे भी आपका डिफरेंस 2 आएगा। ठीक है, तो आपने देखा जब यहाँ पे 2 डिफरेंस ना आए तो मतलब क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। अब पहले क्या करते थे कि एलसीएम इंटू के प्लस रिमाइंडर कर देते थे, अब की बार आपको एलसीएम इंटू के -2 करना है, क्योंकि पहले जो होता था आपका रिमाइंडर दिया होता था सिंगल वैल्यू, तो आपको ऐड करना होता था। अब की बार आप देख रहे हो कि डिफरेंस जो है कॉमन है, मतलब 6, 7, 8 का एलसीएम लेके आपको माइनस करना है 2 से, क्योंकि आपने 6 से माइनस किया 2, रिमाइंडर आया 4, 7 से माइनस किया 2, रिमाइंडर आया 5, 8 से माइनस किया 2, रिमाइंडर आया 6। तो आप कह सकते हो कि आपको एलसीएम में से -2 करना है तीनों पे। तो आपने देखा 6, 7 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 7 जा 56, 56 इंटू 3, तो ये जो है 168 जो है आपका एलसीएम आ गया। तो 168 इंटू के -2 आपको करना है। ठीक है जी, तो देखो कौन सा नंबर है, आपको बोला ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो पहले तो आपको एक चीज़ पता लगी कि 4 डिजिट नंबर जो है वो 1680 हो जाएगा, और उसके बाद अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करूँ तो आप देख रहे हो कि 8 पंजे 40 और 16 पंजे 80 84, 8400 आ गया। तो आप इसमें 1680 और ऐड करके देख लो, तो आपने देखा 80 मतलब 10,080 जो है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। तो आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, आप एक काम करो 168 आप इसमें से माइनस करो, आपने 168 माइनस किया 2 आया। ठीक है जी, और उसके बाद आपका आ गया 1 और 9912, मतलब 9912 जो है वो के की कुछ तो वैल्यू होगी यहाँ पे। मेरे हिसाब से के की जो वैल्यू है ना वो आपकी आएगी 6 के आसपास, 60, एक मिनट, के की वैल्यू जो आपकी 49 के आसपास आएगी मेरे हिसाब से, नहीं 49 की नहीं 59, के की वैल्यू जो है यहाँ पे 59। तो के की वैल्यू आप चेक ना करने बैठ जाना 1 2 3 4 लगा के, क्योंकि आपका 3 डिजिट है, 3 के बाद 4 आएगा, फिर 4 भी आपको ग्रेटेस्ट बताना है। ठीक है, तो आप बड़ी बात करें यहाँ पे क्या कि 168 है तो 3 है, तो आप 4 डिजिट पे चले जाएं। 1680 आपको पता है कि वो भी एलसीएम होगा 6, 7 और 8 का। तो उसके बाद आपने 1680 बनाया, उसके बाद आपने 5 से मल्टीप्लाई करा 8400 आ गया, 6 से मल्टीप्लाई करते अगर 1680 को 10,080 आ जाता। तो 10,080 जो है आप देखते कि यार स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, तो इसमें से अगर मैं 168 घटा दूँ तो आप देखो कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आ जाएगा 9912, इसमें से 2 घटाना है तो 9910 जो है ऐसा नंबर है। जब इसको आप 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 4, 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 5 और 6 से डिवाइड करोगे 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 4, 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 5 और 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आपका 6 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला है कि पोस्टर जो है इज़ ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक पोस्टर है जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे है। तो मान लो कि 50 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, वेट, तो आपने यहाँ से देखा कि पोस्टर जो है टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे है, अ पर्सन जो है स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। तो मान लीजिए ये बिल्डिंग है कुछ, तो मान लीजिए पर्सन यहाँ पे खड़ा है कहीं, तो 50 मीटर दूर खड़ा है पर्सन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पोस्टर एंड द बॉटम ऑफ द पोस्टर। आप मान लीजिए कि इतना हिस्सा जो है ना ये पोस्टर है, ठीक है, बिल्डिंग के इतना हिस्सा जो है पोस्टर है, तो पोस्टर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है 45 डिग्री, और जो बॉटम है वो कितना है 30 डिग्री।
अब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, आपको हाइट ऑफ द पोस्टर मतलब ये वैल्यू बतानी है, आपको हाइट ऑफ द पोस्टर बतानी है। तो आपने देखा 30 डिग्री ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री एंगल है तो 30 डिग्री के साइड वाली साइड जो होती है √3 होती है, सामने वाली 1 होती है और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो 2 होता है। फिर आपने देखा 45 डिग्री में क्या होता है, 45 डिग्री में बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 1 होते हैं, ठीक है, 1 और ये पूरा भी आपका 1 हो जाएगा। तो आपने देखा एक की वैल्यू अगर √3 है तो इस एक की वैल्यू भी √3 हो जाएगी। मतलब ये जो पोस्टर का टॉप है उससे अगर मैं बिल्डिंग के एंड की बात करूँ तो इसकी जो पूरे की लेंथ है वो √3 हो जाएगी। तो पोस्टर की जो लेंथ है वो कितनी हो गई, √3 - 1, ठीक है। तो आपने देखा कि आपको बताना है हाइट ऑफ द पोस्टर, इसकी वैल्यू आपको बतानी है और उसका 200%। पहली बात तो 200% का मतलब क्या होता है कि 200/100 यानी कि 2 गुना बताना है हाइट ऑफ पोस्टर का, मतलब 2h निकालना है। अगर ये वैल्यू h है तो आपको 2h की वैल्यू बतानी है। तो आपको √3 की वैल्यू गिवन है, √3 की वैल्यू कितनी है 50, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/√3। आपको बताना क्या हाइट ऑफ द पोस्टर, हाइट ऑफ द पोस्टर की वैल्यू कितनी है √3 - 1, तो √3 - 1 जो है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। √3 - 1 की वैल्यू क्या देगी 50 × √3 - 1/√3। तो आपको इसका भी 2 गुना बताना है तो 100/√3, ठीक है। और यहाँ पे √3 - 1 और आप क्या करो √3 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दो, मतलब ऊपर √3 और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने देखा 100/3 √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 और 3 - √3 हो जाएगा 100/3, 3 - √3 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट का रेशो आपको गिवन है, प्रॉफिट का रेशो गिवन है आपको। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का रेशो आपको निकालना है, टाइम पीरियड का, और प्रॉफिट का रेशो आपको गिवन है। आपको पता है प्रॉफिट ऑफ Q बाय प्रॉफिट ऑफ P बाय प्रॉफिट ऑफ Q जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ P, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ Q। तो आपने देखा इन्वेस्टमेंट का आपको रेशो बताना है, तो प्रॉफिट बाय P बाय टाइम बाय V, प्रॉफिट बाय Q बाय टाइम बाय Q। तो ये होगा प्रॉफिट बाय P बाय टाइम। तो आपने देखा प्रॉफिट ऑफ P और प्रॉफिट ऑफ Q का क्या रेशो है 5/8, और टाइम ऑफ Q बाय टाइम ऑफ P जो है वो आपका कितना हो जाएगा 5/3। तो ये कितना हो गया आपके पास 25/24, यानी कि 25:24 आपका करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है 468x13y, ठीक है। इस नंबर को जो है ना डिविजिबल होना है किस पे 72 पे। 72 को सबसे पहले को प्राइम में चेंज कर दो, 8 × 9 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मतलब अगर किसी नंबर को 72 पे डिविजिबल होना है तो उस नंबर को 8 पे भी जाना चाहिए, उस नंबर को 9 पे भी जाना चाहिए। 8 पे अगर उस नंबर को जाना है तो आपको पता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, लास्ट 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो आप y की क्या वैल्यू यहाँ पे ला सकते हो, आपने देखा कि 32 जो है एग्जैक्टली जाएगा, 6 बचेगा, तो 64 जो है किस पे जाता है 8 पे एग्जैक्टली। तो यहाँ पे y की वैल्यू 4 आ जाएगी, मतलब 384 एक ऐसा नंबर है जो 8 को एग्जैक्टली काटता है, ठीक है। तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब y की वैल्यू 4 आ गई तो आपको 8 के डिविजिबिलिटी रूल से y की वैल्यू पता लग गई, 9 के डिविजिबिलिटी रूल से आपको x की वैल्यू पता लग जाएगी। तो आपने देखा 468x51384। अब नंबर को अगर डिविजिबल होना है 9 से तो सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। आपने देखा 5 और 4 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 8 और 4 12। 12 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं, 12 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 का डिविजिबल हो जाए। तो आपने देखा 12 में 6 जोड़ूंगा 18, 18 9 पे एग्जैक्टली जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6 आ गई। पुट कर दो 4 × 6 3 × 4। तो आपने देखा 4 × 6 कितना 24, 24 + 12 कितना 36।
3 इंटू 4 कितना 12, 24 प्लस 12 कितना 36, 36 का अंडर रूट कितना आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा 15 और अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे 6.3 डिवाइड बाय 7 तो ये कितना आ जाएगा 7 9 63 और यहाँ पे तो आपने देखा 13 - 3 तो 13 - 3 कितना हो जाएगा 10। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है रिवर है 6 मीटर डीप है। 6 मीटर डीप का मतलब क्या कि मान लीजिए यहाँ से लेके जितनी भी नीचे तक जा रही है रिवर, ठीक है, इसकी जो डेप्थ है वो 6 मीटर है और इसको आपको बोला गया है कि ये 35 मीटर वाइड है, ठीक है। और कहीं मान लीजिए यहाँ पे जाके ये जो एंड पॉइंट्स है ना आपको दिख रहे हैं जहाँ तक ये रिवर जा रही है, यहाँ से जाके कहीं फ्लो हो रही है, ठीक है। तो मतलब इसकी लेंथ जो है वो ये आ जाएगी, मतलब जितने पे फ्लो कर रही है वो जो है इसकी लेंथ की वैल्यू हो जाएगी। आपने देखा कि कितने में फ्लो कर रही है, ये जा रही है 2.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में ये 2.5 किलोमीटर जो है वो फ्लो कर रही है। तो आपने देखा 1 घंटे में अगर इतना फ्लो कर रही है, आपने देखा पहले मीटर में है तो आप किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, आप बोलोगे कि 1 घंटे में ये 2500 मीटर जो है फ्लो कर रही है। 1 घंटे में अगर 2500 मीटर ये फ्लो कर रही है, आपको बोला है कि अमाउंट ऑफ वाटर मतलब कैपेसिटी ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ वाटर आपसे पूछा। देखो एक चीज़ आपको समझ आ रही है क्या कि रिवर जो है वो क्यूबॉइड की फॉर्म में है। क्यूबॉइड की फॉर्म कैसे, जैसे इसकी डेप्थ भी है, मतलब इसकी हाइट भी है, इसकी ब्रेड्थ भी है और इसकी लेंथ भी है। तो आप बोलोगे क्या कि रिवर जो है वो क्यूबॉइड की फॉर्म में है। तो आपने देखा अगर आपको अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर बताना है तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ अभी हमें पता करनी है, ब्रेड्थ कितनी है 35 मीटर और हाइट कितनी है मतलब डेप्थ कितनी है उसमें 6 मीटर। आपने देखा 1 घंटे में वो कितना फ्लो कर रही है 2500 मीटर, तो 1 मिनट में वो कितना फ्लो करेगी। आपने देखा कि 1 घंटे की वैल्यू कितनी होती है 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में वो 2500 मीटर फ्लो कर रही है तो 1 मिनट में वो कितना फ्लो करेगी 2500/60। मतलब ये जो लेंथ आ गई इसकी, आपको बोला है ना कि अमाउंट ऑफ वाटर जो सी में रन कर रहा है पर मिनट के हिसाब से। तो आपने देखा 1 मिनट में ये कितना ट्रेवल कर रही है, मतलब लेंथ जो है 1 मिनट में कितनी जा रही है। तो आपने देखा 1 मिनट में जो लेंथ है वो 2500/60 हो रही है। तो लेंथ की वैल्यू अब मिनट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे पर मिनट गिवन है, अगर पर आर गिवन होता तो 1 आर की वैल्यू 2500 मीटर, यहाँ पे 2500 मीटर वैल्यू रखनी होती, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2500 रखते हैं। अभी बोला पर मिनट मतलब 1 मिनट के हिसाब से। आपने देखा 1 आर में वो 2500 मीटर ट्रेवल करता है तो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा 2500/60, ठीक है। तो आपने देखा 25 × 35, 25 × 35 आपका आ जाएगा 35 दूनी 70, ठीक है, और 17 तो 8750 मीटर क्यूब जो है ये पर मिनट रन कर रही है सी में, मतलब इतना पानी हर मिनट सी में जा रहा है 8750 मीटर। आपको बोला है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क, मतलब ए किसी काम को करे तो उस काम को 25 दिन में कर देगा, बी उसी काम को अकेला 20 दिन में कर देगा। आपको बोला दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, आपको ए और बी का टोटल टाइम दिया है, टोटल वर्क निकाल लो कैसे, 20 और 25 का एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। वन डे वर्क निकाल लो, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम करके आपने देखा टोटल वर्क कितना 100, टोटल टाइम कितना लगता है ए को 25, तो 100/25 कितना 4, 100/20 कितना 5। तो आपने देखा एक दिन में अगर ए काम करे तो कितना कर देगा 4, बी अगर काम करे तो कितना कर देगा 5। आपको बोला दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर 4 डेज, मतलब 4 दिन उन्होंने साथ में काम किया, दोनों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया और 4 दिन बाद बी चला गया, मतलब उन्होंने साथ में मिलकर 4 दिन जो है काम एक साथ किया। आपने देखा एक दिन में वो कितना काम कर देंगे, ए करता है एक दिन में 4 काम, बी करता है 5 काम, तो दोनों साथ में मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे 9, 4 दिन में कितना कर देंगे 36, तो 9 चौक 36 मतलब 36 काम हो गया। अब काम बचा कितना 64 काम बचा। अब बी तो चला गया, ए ने काम को करना जारी रखा, ए एक दिन में 4 काम करता है तो 64 काम को करने में उसको कितने दिन लगेंगे 16 दिन लगेंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग काम जो है 16 दिन में खत्म हुआ। आपको बोला है कि एंटायर वर्क मतलब पूरा जो 100 काम था, ये वाला जो पूरा काम है 100, ये कितने दिन लगे खत्म होने में। आपने देखा 16 दिन तो ए अकेले ने काम किया, उसके अलावा बी के साथ भी उसने 4 दिन काम किया था, तो उसको टोटल 20 दिन, मतलब यहाँ पे पहले 4 दिन काम कर चुके हैं ना, तो उसको टोटल 20 दिन का काम खत्म करने में लगे, मतलब उस काम को टोटल खत्म करने में टोटल 20 दिन लगे, टोटल काम को खत्म करने में, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले ही, ठीक है। तो ये आया था कौन सी शिफ्ट में आपसे पूछा गया था, ये आपसे पूछा गया था 13 अप्रैल की शिफ्ट 2 में,
ठीक है, मतलब इस शिफ्ट में 13 अप्रैल शिफ्ट 2 और 12 अप्रैल की शिफ्ट 2 के सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 13 अप्रैल की शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, ठीक है, सेम था, बिल्कुल सेम था, बस यहाँ पे वैल्यू जो है अब की बार आपको बोला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट बताओ। उसमें बोला था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, बस उसमें ये पूछा था। हमने वैल्यू निकाली थी उस टाइम 19, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 19 निकाली थी। अब की बार अंडर रूट है तो अंडर रूट 19 आ जाएगा। खुद से ट्राई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खुद से ट्राई करना क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। HW के लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नहीं आए तो फिर वहाँ से सॉल्यूशन देख लेना। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है 12 अप्रैल शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसमें आपसे डिफरेंस पूछा था दोनों के कॉस्ट प्राइस का। यहाँ पे आपको बोला है कि दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का टोटल का 30% कितना है, ठीक है। तो उसमें दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस जो है वो पूछा था, इसमें 30% पूछा है आपको टोटल कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए और बी का 30%, ठीक है। तो ये खुद से कर लेना यार। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका 12 अप्रैल की शिफ्ट 2 में था, बस उसमें क्या था कि 2 माइनस यहाँ पे है, वहाँ पे उसमें 1 प्लस गिवन था, ठीक है। और आंसर जो था 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा आया था, मतलब इस हिस्से की वैल्यू जो है वो कितनी थी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब की बार आएगा 2 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखो यार कर देते हैं, चलो ठीक है, सारा कुछ आप पे भी छोड़ना ठीक नहीं है। आपने देखा कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉस बाई साइन, या फिर आप थीटा की कोई भी वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हो, थीटा की 45 वैल्यू लेके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा स्टेप वाइज बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने देखा कि कॉस थीटा तो कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर से भी डिनोमिनेटर से भी कट गया, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा आपका लास्ट में। आपने देखा अगर आप इसको रैशनलाइज कर दो तो ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है, कट जाएगा। और नीचे क्या होएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे बचेगा क्या अंडर रूट में कॉस थीटा। तो 2 माइनस सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना टेन थीटा। अब ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना एक चीज़ क्या कि जो आंसर की आई थी ना पहले, उसमें जो ऑप्शन था 6 बताया हुआ था ठीक ऑप्शन, ठीक है। उसमें जो ऑप्शन बताया हुआ था ठीक, मतलब जो क्वेश्चन में आपको आंसर की में करेक्ट आंसर बताया वो 6 बताया था, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर जो है वो 9 है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, आपको बोला एक पॉजिटिव नंबर है के, एक पॉजिटिव नंबर है के, अगर मैं उसके 30% व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 30% ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, मतलब के को के 30%, तो आपने देखो के का 30% कितना आ जाएगा 30/100 इंटू के। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर जो है वो 170% मोर देन होगा के से, मतलब के से 170% ज़्यादा, ठीक है। तो के अपने आप में 100%, इसमें से 170% ज़्यादा। तो आपने देखा 100% अगर अपने आप में है के, तो इससे 170% ज़्यादा कितना हो जाएगा, मतलब के की वैल्यू ये 270% बोल रहा है। और यहाँ पे क्या हो गया के स्क्वायर 30/100। तो आपने देखा 2 0 से 2 0 गया, और ये इसको कितने पे काटेगा 9 पे काट देगा। तो आपने देखा के से के, तो के की वैल्यू जो है वो आपकी 9 आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है ए बी एक कॉर्ड है, सर्कल की सेंटर जो है ओ पे है, सर्कल का सेंटर जो है वो ओ पे है, ठीक है। पी ए क्यू एक टेंजेंट है, पी ए क्यू एक टेंजेंट है जो सर्कल को मिल रही है कितने पे ए पे, और ए बी आपको एक कॉर्ड बताई थी, ठीक है। आर जो पॉइंट है वो माइनर आर्क पे है। तो आपको पता है ए बी अगर कॉर्ड है तो ये ए बी की माइनर आर्क हो जाएगी, क्योंकि इसकी लेंथ जो है कम है, और ये ए बी की मेजर आर्क हो जाएगी, इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो मतलब कहीं पॉइंट होगा ये आर ऐसे, ठीक है। आपको बी ए क्यू एंगल की वैल्यू दी है कितनी 70 डिग्री। आपको बताना है एंगल ए आर बी, मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा आपको इसकी वैल्यू बतानी है।
आप क्या करो, रैंडम ना इस सर्कल पे कहीं भी पॉइंट ले लो, पर ए बी की मेजर आर्क पे, ठीक है, ए बी की मेजर आर्क पे सर्कल पे आप रेंडमली कोई भी पॉइंट ले लो और आप क्या करो, उस पॉइंट को ए और बी से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो आपने देखा अगर एंगल क्यू ए बी, अगर एंगल बी ए क्यू या क्यू ए बी 70 डिग्री है, तो ये अगर पॉइंट डी है तो एंगल ए डी बी भी 70 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको एक चीज़ पता है क्या, कि अगर सर्कल पे मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और उसके ऊपर अगर मैं ऐसे एक ट्राइंगल बना दूँ, ठीक है, तो आपको पता है ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। तो सिमिलरली ये वाला जो एंगल है, ये वाला 70 डिग्री जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा क्या कि ए आर बी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए आर बी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने वाले एंगल का जोड़ कितना होता है? 180। एक एंगल अगर 70 हो गया, आमने सामने वाले का जोड़ 180, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला है शॉपकीपर अनाउंसेस अ डिस्काउंट ऑफ 48% एंड अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15%, ठीक है। तो दो डिस्काउंट दिए, एक 48% का, एक 15% का। आपको फाइनल सेलिंग प्राइस पूछा है और जिस सोफे की कॉस्ट कितनी है वो इतनी है, मतलब मार्क प्राइस जो है सोफे का वो कितना है आपके पास? 29,600। तो आपने देखा मार्क प्राइस अगर इतना है, पहले डिस्काउंट कितना दिया? 48%। मार्क प्राइस की खुद की वैल्यू कितनी है? 100%। इस पे 48% की छूट दे दी, तो आपने देखा कि कितने में बेच रहा है? 52% में बेच रहा है। 100% जो वैल्यू है वो 29,600 की खुद की हो गई, इस पे 48% की छूट दे दी, मतलब इसकी 52% वैल्यू पे बेच रहा है। फिर आपने देखा अब जो वैल्यू आई अपने आप में 100% है, इस पे भी 15% की छूट दे दी, तो कितनी वैल्यू पे बेच रहा है? 85% वैल्यू पे बेच रहा है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपको पता है सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है? मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस पहला डिस्काउंट बाय 100 इंटू 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट बाय 100, और ऐसे चलता चला जाता है जितना भी डिस्काउंट दे रहा है। पर हम सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे इसको, कुछ ऐसा होच पोच नहीं करनी, फॉर्मूला वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना है क्या, कि मार्क प्राइस की अपनी वैल्यू 100%, जिस पे इतनी छूट दे दी तो बचा कितना? इतना, ठीक है। तो आपने देखा ये गया, और उसके बाद आपने देखा ये 5 पे मैं इनको काट सकता हूँ, और फिर ये 2 पे चला जाएगा 148। तो 148 इंटू 52 इंटू 17 बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा? इतना, जो कि आपका किसके इक्वल है? 13,083 के। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 13,083 जो है वो सेलिंग प्राइस आ गया। डिस्काउंट बताना है तो डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना? 29,600। सेलिंग प्राइस कितना आपका? 13,083। तो इसमें से जब आप घटाओगे तो 16,557 आ जाएगा, जो कि आपका डिस्काउंट आ जाएगा। आपको बोला है इन विच ईयर। देखो ये क्वेश्चन भी आपका जो है ना, इक्वेशन गलत दी हुई थी, यहाँ पे लेस करके लिखा हुआ था आगे, ठीक है, और यहाँ पे अधिक की जगह कम लिखा हुआ था, ठीक है। तो आप करेक्ट कर लेना अपनी इक्वेशन, मतलब की में जो है, या फिर क्वेश्चन जब आपसे एग्जाम में पूछा गया तो यहाँ पे लेस मोर देन लिखा हुआ था, लेस मोर देन, और यहाँ पे कम लिखा था, तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पे मोर देन आएगा और यहाँ अधिक आना है, ठीक है। तो ध्यान रखें। आपको बोला इन विच ईयर आर द एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए। टाइप ए की कार कौन सी है? ये नीले वाली, और लाल वाली जो है टाइप बी की है। मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी। तो आपने देखा कि एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप बी आपको बताना है, तो एवरेज निकाल लो। आपने देखा कि 2014 में कितनी एक्सपोर्ट हुई? 225 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 275 प्लस 325। तो आपने देखा 225 में अगर मैं 275 जोड़ूँ तो 500 आ जाएगा। 500 और 200 700 में 250 जोड़े 950। 950 में अगर मैं 1325 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा? 1275। और मुझे बताना है एवरेज, तो एवरेज आपके पास कितना आ जाएगा? 2 5 5, मतलब 255 मिलियन आ जाएगा आपका एवरेज, ठीक है। तो एवरेज एक्सपोर्ट जो आपका आ जाएगा मिलियन रुपीज़ में, वो कितना आ जाएगा? 255 मिलियन रुपीज़। तो इससे 20 मिलियन ज़्यादा, तो आपने देखा 255 से 20 मिलियन ज़्यादा कितना हो जाएगा? 275 मिलियन रुपीज़, ठीक है। तो ये बताना है टाइप ए के कौन से सन में, मतलब ये कौन से सन में एक्सपोर्ट हुआ टाइप ए की कारों का इतना 275। तो देख लो 275 वैल्यू का है, ये 200 है, ये 250, ये 150 है, सॉरी, ये 275 वैल्यू है। तो ये कौन से सन में वैल्यू है?
ये 2016, मतलब 2016 में जो एक्सपोर्ट था टाइप ए की कारों का वो कितना था, 275 मिलियन, जो कि 20 मिलियन ज़्यादा है किससे, एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप बी। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है ड्यूरिंग विच ईयर इज द नंबर ऑफ कार पास्ड मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ कार पास्ड फ्रॉम 6 AM टू, अब एवरेज समझ के सारे ये ना समझ लेना कि 6 की वैल्यू मतलब 6 को जोड़ के डिवाइड बाई 6 करना है। आप यहाँ पे देख लेना कि 11 बजे तक का एवरेज आपसे पूछा है, 6 AM टू 11 AM। ऐसा नहीं बोला कि एंटायर का आपको, यानी कि 6 AM से 12 PM का आपको एंटायर का नहीं पूछा हुआ एवरेज, ठीक है, आपको 6 AM से 11 AM का एवरेज पूछा है। तो आप ध्यान रखेंगे ये चीज़ें सारी एग्जाम में यही गलती कराती हैं। तो 70 में 105 जोड़ोगे 175, फिर 130, 115 और 95 बाई 5, तो आपने देखा कि ये कितना आ गया आपका 210 और 130, 340 में 175 जोड़ूंगा तो मेरा आ जाएगा 515। तो 515 बटे 5 यानी कि आपके पास कितना आ गया 103। मतलब ये जो एवरेज नंबर ऑफ कार है 6 बजे से 11 बजे तक वो कितनी है, 515 बाई 5 यानी कि 103। ठीक है, अब देख लो 103 से वैल्यू ज़्यादा किसकी है, आपने देखा ये वैल्यू 105 वैल्यू ज़्यादा, 130 वैल्यू ज़्यादा, 115 वैल्यू ज़्यादा, मतलब 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। तो यही ऑप्शन है 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल फ्रॉम डीलर ABC टेकन टुगेदर फॉर द ईयर 2015। 2015 की नीली वाली बार है और ऑरेंज वाली बार जो है वो 2016 की है। तो आपने देखा कि डीलर A से कितनी सेल हुई 200, B से कितनी हुई 460 और C से कितनी हुई 390। तो 200 प्लस 460 प्लस 390 का रेशियो आपको बताना है। डीलर DEF टेकन टुगेदर फॉर द ईयर 2016। तो 2016 का जो है वो इससे पता लग रहा है ऑरेंज से। तो आपने देखा 675, 725 और 450। तो आपने देखा कि 9 और 6 15, 1050 आ गया यहाँ पे, और आपने देखा ये तो 1400 और 1850 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये 5 पे भी जाएगा। 21:37। तो 21:37 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का, आपको बोला व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द एजेस 38 प्लस टू 48 ईयर्स, ये 30% हो गया, एंड 58 प्लस ईयर्स एंड अबव टेकन टुगेदर। तो इसका आपको सेंट्रल एंगल बनाना है। आपको पता है कि टोटल एंगल जो होता है, कंप्लीट एंगल जो होता है पाई चार्ट का, वो कितने का होता है 360 डिग्री, या फिर कंप्लीट एंगल जो होता है ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो 360 डिग्री होता है। यहाँ पाई चार्ट का टोटल एंगल जो होता है वो कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल पाई चार्ट के 360 डिग्री होता है। अब इसमें हमने देखा 38 प्लस टू 48 ईयर्स कितने हैं 30%, और 58 प्लस ईयर्स एंड अबव कितने हैं 10%। तो ये कितना हो गया 40%। 40% कितना होता है 40/100 इंटू 360। तो 36 दूनी 72, 36 चौक कितना होगा 144। मतलब 144 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर हम 38 प्लस से 48 साल और 58 प्लस ईयर से अबव अगर देखें और उनका सेंट्रल एंगल ड्रॉ करें तो 144 डिग्री का बनेगा। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नो जो भी आपका तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना, अपना प्रीशियस रिव्यू फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।